हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे स्वस्थ मस्त है और तंदुरुस्त है। तो आज फिर से मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक नया अध्याय और ये अध्याय है अध्याय नंबर 5। ठीक है, इस अध्याय नंबर 5 में मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ आंकड़ों का प्रबंधन, की किस तरह से आंकड़ों का प्रबंधन किया जाता है। तो इस चैप्टर में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जैसे कि आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है, कौन कौन से आंकड़े होते हैं, किस तरह से इनका दंड आलेख बनाते हैं। ये सारे जो भी चीज़ें हैं सभी हमें इसमें जो है पढ़ना है। सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगा, किसी भी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। बस पूरा सेशन आपको ध्यान से अटेंड करना है। तो देखो, आप लोगों ने बहुत सी बार अनुमान लगाया होगा आंकड़ों के बारे में। कैसे? देखो, जैसे कि मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, एक विद्यालय में जो है कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यालय में छात्राओं की संख्या कितनी है, छात्रों की संख्या कितनी है। तो ये सब क्या है? आंकड़े। जैसे आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे, अस्पताल जिसको हम कहते हैं, उन अस्पतालों में रोजाना आने वाले मरीजों की संख्या कितनी है, या फिर पुलिस स्टेशन में आने वाले रोजाना के मामलों की संख्या कितनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे देखते हैं जिनका आंकड़ों जो के अनुसार जो है उपयोग किया जाता है। जैसे कि एक क्रिकेट मैच है, अब उस क्रिकेट मैच में कोई भी प्लेयर जब बैटिंग करने आता है तो आप वहाँ पर देखते हो कि उस प्लेयर के आने पर उसका पूरा जो ग्राफ है वो बताया जाता है कि 2025 में कितने रन मारे, 26 में कितने रन मारे, 27 में कितने, 28 में कितने। ठीक है, वैसे तो आया नहीं, लेकिन एक मैं जनरली बात बता रहा हूँ आपको। तो इस सब में किसका उपयोग किया जाता है? आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले भैया आंकड़े क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आंकड़े किसे कहते हैं हम? गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों के समुच्चय को, गुणात्मक या मात्रात्मक। ठीक है, मात्रात्मक मतलब कि मात्रा में, कितनी मात्रा में है। जैसे कि कोई डेयरी है, उस पर रोजाना आने वाले जो दूध देने वाले काम कहते हैं ना कि भैया दूध कितने लोग देते हैं तो उनकी संख्या बताइए। तो ये सब क्या है? आंकड़े मात्रात्मक है, कितने लीटर दूध देते हैं, एक महीने का पूरा उनका ग्राफ बनकर आ जाएगा। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं? ये सभी उदाहरण है आपके गुणात्मक या मात्रात्मक चर। ठीक है, अब हम कहते हैं इन्हीं आंकड़े, जो भी आपका यहाँ पर गुणात्मक या मात्रात्मक चर के मानों का समुच्चय जो मिलता है उसे हम आंकड़ा, दत्त या डेटा, तीनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, आंकड़े मापे जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, आंकड़ों को क्या किया जाएगा? मापा जाएगा या एकत्रित किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा या रिपोर्ट किया जाता है। जैसे कि हर वर्ष 10 वर्ष बाद हम देखते हैं कि जनगणना होती है हर 10 वर्षों में। तो इन 10 वर्षों में जनगणना जब होती है तो वहाँ पर क्या किया जाता है? आंकड़ों को कलेक्ट किया जाता है कि हर परिवार में कितने लोग हैं, कितने जो व्यक्ति हैं वो जॉब करते हैं, कितने बच्चे हैं। ठीक है, साथ ही साथ उस पूरे कस्बे में, उस पूरे सिटी में, टाउन में, जो भी जहाँ भी आप रहते हो, तो उसके अनुसार यदि जनगणना की बात की जाए तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उन आंकड़ों को कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है बेटा? उन आंकड़ों को कलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने कहा है कि आंकड़ों को या तो मापा जाता है या एकत्र किया जाता है या रिपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तथा उनका क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण के पश्चात आंकड़ों को ग्राफ या इमेज के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। पहले तो सारे आंकड़ों को क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, कलेक्ट किया जाएगा। कर दिया, कलेक्ट कर लिया, सारे आंकड़ों को ले लिया। हाँ भैया, इतने सारे आंकड़े हो गए। ठीक है, अब उन आंकड़ों को अलग अलग कैटेगरी में क्या किया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा। कैटेगरी में डिवाइड करने के बाद उनको ग्राफ की सहायता से क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आप देखते हो एक क्रिकेट मैच में आप लोगों को बहुत सारे ग्राफ बने नजर आते हैं, पहला ओवर का, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो बिल्डिंग्स बनी हुई नजर आती है। तो ये सब क्या है भाई? ये सब आपके आंकड़े जो है उनको प्रदर्शित करने का एक तरीका है। आंकड़ों को किस किस रूप में हम प्रदर्शित करते हैं, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों का हम वर्गीकरण देखते हैं, देन उसके बाद में आपको बताता हूं कि कौन कौन से ग्राफ के रूप में आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। सबसे पहले आता है प्राथमिक आंकड़े, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा। वे मौलिक आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता या उसके द्वारा नियुक्त प्रगणक स्वयं एकत्रित करते हैं। जैसे कि मान लो ऐसे आंकड़े जिन्हें आप खुद एकत्रित कर रहे हो।
ठीक है, आपको कहा दिया गया है कि आप अपने जो है मोहल्ले में जाइए, अपनी कॉलोनी में जाइए और हर घर में कितने लोगों की संख्या है ये जो है बताइए। तो आप हर घर में जाओगे और वहाँ पर कंफर्म करोगे कि भाई इस घर में कितने हैं, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने, चौथे में कितने। तो ये जो आंकड़े आप कलेक्ट कर रहे हो, इन आंकड़ों को ही हम क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्राथमिक आंकड़े। इसीलिए कहा है वे मौलिक आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता मतलब कि व्यक्ति स्वयं या उसके द्वारा नियुक्त प्रगणक या आपने किसी और को जिम्मेदारी दे दी, तो ये जो एकत्र कर रहे हैं इन्हीं को हम कहते हैं प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, क्लियर। चलो दूसरा आता है द्वितीयक आंकड़े। अब ये द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, इसको कहते हैं सेकेंडरी डेटा। वे आंकड़े जिन्हें अनुसंधानकर्ता किसी अन्य संस्था द्वारा या पहले से एकत्रित किए गए आंकड़ों से प्राप्त करता है। जैसे कि मान लो आपको कहा गया है, ठीक, क्या कहा गया है कि आपको एक अस्पताल है, या फिर अस्पताल छोड़ो, एक जो है यहाँ पर आपके पास बुजुर्गों को रहने का जो आश्रय स्थल है, वहाँ पर आपको कह दिया गया है कि भैया इनका आंकड़ा लेकर आओ कि कितने आंकड़े हैं, क्या है इनका पूरा रिपोर्ट, ये आपको बताना है। तो आप क्या करोगे कि वो जो आश्रय है या हम कहते हैं कि आश्रम है, वो किसके संपर्क में है या कौन सी संस्था का उस पर हक है या कौन सी संस्था उसे चला रही है, तो आप देखोगे कि उस संस्था के अनुसार कितने लोग वहाँ पर रह रहे हुए। तो आपने देखा कि उस संस्था के अनुसार आपको कुछ आंकड़े मिलते हैं, तो उन आंकड़ों को कहते हैं हम द्वितीयक आंकड़े। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो आंकड़े जो हम किसी और से कलेक्ट करते हैं, क्या कहा मैंने, वे आंकड़े जिन्हें हम किसी और से कलेक्ट करते हैं, वो आंकड़े हमारे द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं आंकड़ों का आलेखीय रूप। आंकड़ों का आलेखीय रूप कौन कौन सा होता है। सबसे पहले आता है चित्रालेख, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में पिक्टोग्राफ। इसमें हम चित्र की सहायता से जो है आंकड़े प्राप्त करते हैं या आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पर पुस्तकों की संख्या है आपके पास, क्या है बेटा, पुस्तकों की संख्या। ठीक है, पुस्तकों की संख्या, क्लियर। अब पुस्तकों की संख्या आप देख रहे हो, हिंदी, इंग्लिश, गणित, साइंस और हिस्ट्री मतलब कि इतिहास, इन सभी की। हिंदी की पुस्तकें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मान लो एक जो पुस्तक है वो किसको बताती है, 100 पुस्तकों को बताती है। कितने को बताती है, 100 पुस्तकों को बताती है। या फिर मान लो 10 पुस्तकों को बताती है, एक पुस्तक 10 पुस्तक को बताती है। तो हम क्या कहेंगे, हिंदी की कितनी बुकें हैं, 10 20 30 40 50 60 70 और ये आधी है मतलब कि 75। तो हिंदी की पुस्तकें कितनी है, 75। इंग्लिश की 10 20 30 40 50 60 70 80 90। इंग्लिश की पुस्तकें कितनी है आपके पास, 90 हैं। इसी प्रकार से गणित की 10 20 30 40 50 60 70, तो ये है 70 पुस्तकें। साइंस की 10 20 30 40 50 और आधी यही है मतलब कि 55। 10 20 30 40, तो ये 40। अर्थात जिन आरेखों को या हम जिन लेखों को या जिन आंकड़ों को हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम चित्रालेख या पिक्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्रालेख या पिक्टोग्राफ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर किसकी सहायता से सीखा है, इसे चित्र की सहायता से, इसीलिए कहा गया है चित्रालेख। ठीक है बच्चा, चलो आगे देखते हैं दंडालेख। अब यहाँ पर आपको दंडालेख दिया गया है, बार ग्राफ है ना, क्या दिया गया है, बार ग्राफ दिया गया है। अब इस दंडालेख में आपको कुछ बिल्डिंगें नजर आ रही है ना। मान लीजिए जहां पर आपको ये महीने दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, महीने दिए गए हैं। एक कक्षा है आपके पास, क्या है, और कक्षा में क्या है बच्चा, विद्यार्थी हैं। क्या है, कक्षा में विद्यार्थी है। अब कितने विद्यार्थियों का जन्मदिन आपका जनवरी में आता है, तो भैया 3 विद्यार्थियों का जन्मदिन जो है जनवरी में आता है। फिर 4 विद्यार्थियों का जन्मदिन फरवरी में आता है और 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन मार्च में आता है। साथ ही साथ यहाँ पर
3 विद्यार्थियों का जन्मदिन आपके अप्रैल में आता है, तो आप इनको क्या कर रहे हो, ग्राफ की सहायता से बता रहे हो। जिन हम आंकड़ों को या जिन आलेखों को हम जो है आरेख द्वारा, दंड आलेख, किसके द्वारा, दंड आलेख द्वारा बताते हैं, उन्हें कहा जाता है दंड आलेख या बार ग्राफ। ठीक है, जहां पर आप बिल्डिंगों से बताओगे, ठीक है, वहां पर क्या आ जाएगा आपका दंड आलेख, या हम इसे कहते हैं बार ग्राफ। क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है, फटाफट से बताओ। यहाँ तक क्लियर? तो सबसे पहले मैंने आपको पिक्टोग्राफ के बारे में बताया, चित्रालेख के बारे में, वहाँ आपने सीखा चित्र के बारे में। ठीक है, यहाँ आपने सीखा बिल्डिंग्स के बारे में, तो इसको कहते हैं हम दंड आलेख। अब इसमें एक और आता है हमारे पास, और वो आता है द्विदंड आलेख। क्या आता है बेटा? द्विदंड आलेख। अब ये द्विदंड आलेख क्या होता है, इसको मैं बताता हूँ। डबल बार ग्राफ, ये जो आपको सफेद बॉक्स नजर आ रहा है, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? लड़कियों की संख्या को। किसको प्रदर्शित कर रहा है? लड़कियों की संख्या को। और ये जो पीला बॉक्स है, ये आपके लड़कों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब देखो भैया, यहां पर आप देख रहे हो, ये संख्या है, छात्राओं की संख्या या छात्रों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, इधर क्या है आपके? विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, और इधर उनकी कक्षा है और उनके सेक्शन है कि कौन से सेक्शन में है। ठीक है, देखो आप यहां पर देखो, जब भी आपको दंड आलेख मिले और 2 दंड आलेख एक साथ मिल रहे हैं, तो उसे कहते हैं हम द्विदंड आलेख। 2 बिल्डिंगें जब लगातार एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, तो वो होती हैं द्विदंड आलेख। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, क्या देखा आपने? आपके पास यहाँ पर कक्षा 7वीं और उसका सेक्शन है ए। इसमें यहाँ पर देखो सफेद बिल्डिंग, मतलब कि लड़कियों की संख्या कितनी है? 20 है, और लड़कों की संख्या कितनी है? लगभग 13-14 है। कितनी है? 13। तो इस कक्षा में लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या 13 है। इसी प्रकार से यहाँ लड़कियों की संख्या 22 है और लड़कियों की संख्या 27 है। ठीक है, कितनी है? 27। तो जो आपको ये पीली वाली बिल्डिंग्स नजर आ रही है, ये पीली बिल्डिंग या पीले जो ये कॉलम है, ये यहाँ पर छात्रों की संख्याओं को अर्थात लड़कों की संख्या को व्यक्त कर रहे हैं, और ये जो सफेद वाली बिल्डिंग है, ये लड़कियों की संख्या को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो कक्षा 7A में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं? 7B में कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं? 7C, 7वीं D, 7वीं E। तो ये आपको सेक्शन नजर आ रहे हैं। इन सेक्शन में लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कितनी है, दोनों की तुलना हो रही है। तो ये होता है आपका द्विदंड आलेख। तो मैंने 3 आलेखों के बारे में बताया। सबसे पहले चित्रालेख, जिसको कहते हैं हम पिक्टोग्राफ, जिसमें चित्र की सहायता से हम जो है आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। दूसरा बार ग्राफ, जिसको हम कहते हैं दंड आलेख, जिसमें अलग अलग बिल्डिंग्स होती हैं, उसको कहा जाता है दंड आलेख। और तीसरा है द्विदंड आलेख, जिसमें 2 बिल्डिंग्स एक साथ आती हैं, जहां पर उनकी तुलना की जाती है। यह है आपका द्विदंड आलेख या डबल बार ग्राफ। ठीक है बच्चा पार्टी, तो उम्मीद करता हूं ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब हम देखते हैं यथाप्राप्त आंकड़े क्या होते हैं। यथाप्राप्त आंकड़े, जिसको हम कहते हैं रॉ डेटा, वे आंकड़े जो असंगठित रूप से प्राप्त होते हैं, आपको इन्हें कहते हैं हम रॉ डेटा या यथाप्राप्त आंकड़े। जैसे आंकड़े, जैसे कि मान लो आपकी एक कक्षा है, उस कक्षा का परिणाम जारी किया गया, मतलब कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब उसमें रिजल्ट में आपको रैंक नहीं बताई, आपको बोल दिया कि 60 नंबर से ज़्यादा या 60% से ज़्यादा, सीधा सा कह दिया। मान लो 90% से ज़्यादा 5 बच्चों के नंबर हैं, 75 से ज़्यादा 12 बच्चों के नंबर हैं, 60 से ज़्यादा 24 बच्चों के नंबर हैं, और 36 से ज़्यादा 30 बच्चों के नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो आंकड़े थे वैसे के वैसे ही प्राप्त हो गए। तो इन आंकड़ों को हमने क्या कहा? रॉ डेटा। क्या कहा बेटा? रॉ डेटा।
जिसमें कोई भी सिस्टम नहीं है, सीधा का सीधा जैसा लिया वैसा दे दिया। ना इसमें पता चल रहा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, ना इसमें पता चल रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो इसे ही कहते हैं हम यथा प्राप्त, जैसे का जैसा, जैसा प्राप्त किया वैसे ही उसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो इन आंकड़ों को कहते हैं हम रॉ डेटा। ओके बेटा, तो ये आज का हमारा सेशन था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण क्या होता है, और इनको आलेख पर हम कौन कौन से तरीके से निरूपित कर सकते हैं, और आंकड़ों का संगठन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आंकड़ों को ध्यान रखना, 3 तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, पिक्टोग्राफ की सहायता से अर्थात चित्रालेख की सहायता से, दंड आलेख की सहायता से बार ग्राफ, और तीसरा है हमारा द्विदंड आलेख अर्थात डबल बार ग्राफ। ठीक है, इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ना है, तीनों में अंतर आपको पता होना चाहिए ताकि आपको किसी तरह की इसमें कोई परेशानी ना रहे। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रही होगी। तो फिर मिलते हैं बेटा हम इसके आगे के जो है लेक्चर्स में, उसमें मैं आपको इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी बच्चे रेडी रहना। तब तक सारे बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के साथ में। जय हिंद।